नमस्कार दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित हैं और लगातार जो शिक्षक हैं उनकी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभी यहाँ करते हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 27,555 अनुदेशकों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 से प्रत्येक रविवार को क्रमिक अनशन स्थान गांधी प्रतिमा टाउन हॉल गोल घर के पास किया जा रहा है। अब इसमें 27,500 जो शिक्षक हैं, अब उनसे हम बातचीत करेंगे। आज तो काफ़ी संख्या कम है, इसके पहले जब हम आए थे काफ़ी संख्या अधिक थी। अब इसमें क्या रीज़न है, क्यों संख्या कम है और कहाँ तक इन लोगों का जो अनशन है कहाँ तक पहुँचा है, ये तमाम जानकारियाँ इनसे हम लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका अगला कदम होगा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कहाँ तक आपकी अब तक जो लड़ाइयाँ हैं कहाँ तक पहुँची है? अभी सर कोई परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी फाइनल सुनवाई होने वाली है। जैसा कि पिछले डेट में माननीय जज साहब ने कहा था कि 7 नवंबर को हम इसकी फाइनल सुनवाई करेंगे, तो आज ही हमारी टीम दिल्ली के लिए प्रस्थान भी करेगी और परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उपस्थित रहेंगे सर। अभी पिछले सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो डबल बेंच का आदेश है उसका पालन करिए और इनका 17,000 का भुगतान करके आइए, तब हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन सरकार वही बार बार बहानेबाजी बनाना, ये नहीं हुआ, भारत सरकार ने ये नहीं दिया, भारत सरकार ने वो नहीं दिया। हालांकि माननीय जज साहब ने कहा कि भारत सरकार से लेना आपके लिए कौन बड़ी बात है, आप भारत सरकार से लेकर इनको पेमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात है सर, 29 जुलाई 2020 को ये सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आती है, बड़े बड़े ढिढोरा पीटती है, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और उस नई शिक्षा नीति में जब आप देखेंगे तो 5.5 में जब आप पढ़ेंगे तो उस पर स्पष्ट रूप से लिखा है। पहले जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमारे विषय मुख्य विषय नहीं थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में हमारे सभी विषयों को, जो भी अनुदेशक अपने विद्यालय में जो विषय पढ़ाता है वो सारे विषय को मुख्य विषय माना गया है और उसमें लिखा है 5.5 में कि इसके अस्थायी अध्यापक की व्यवस्था सरकार को करनी है। लेकिन 3.5 साल होने के बाद भी आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार हम अनुदेशकों के बारे में कोई चिंता नहीं कर रही है। इनके एजेंडे में ही ना अनुदेशक है और इसी शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम तो कहते हैं हम नियमित करो ना। जब भारत सरकार नई शिक्षा नीति में हमको नियमित करने की बात करती है और हम लोग जब भारत सरकार के पास जाते हैं, भारत सरकार कहती है कि इनको नियमित करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी पैसा मांगेगी हम देने को तैयार है। लेकिन 3.5 सालों के बाद भी, और जबकि नई शिक्षा नीति में लिखा है कि संविदा की व्यवस्था अब नहीं चलेगी, संविदा की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार हम 27,555 अनुदेशकों को संविदा पे रखी हुई है। तो इसी शोषण और अत्याचार के खिलाफ, जैसा कि आप तो हमेशा भी आते रहे हैं, पहले भी आपका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ है, शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम लोग का कर्मिक अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमें हमारा सम्मान नहीं मिल जाता, हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। आज कौन सा रविवार है, कितना नंबर का है, कितने दिन हो गए? ये सर 2 अक्टूबर से चल रहा है, ये हमारा 5वां रविवार है सर। जी, लगातार 5वां रविवार है आज आप लोगों का। काफ़ी कम इन लोगों की सैलरी है। अच्छा, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों की जो संख्या है बहुत काफ़ी कम है, क्या रीज़न है इसका? सर हमने कई बार आपको बताया, हम लोग सोमवार से शनिवार विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं, उसके बाद रविवार को हम लोग 2 घंटे का कर्मिक अनशन करते हैं। चूँकि आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा चल रहा है, गोरखपुर के भी 7 परीक्षा केंद्रों पे भी परीक्षा चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा को अपने विद्यालय में कोई तैयारी कराता है तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तैयारी कराता है। ये देखिए बगल में बैठे जितेंद्र जी पिपराइच से, इनके लगभग 20-25 बच्चे छात्रवृत्ति में सेलेक्ट हो चुके हैं। ये संजय शर्मा जी हैं चरगामा ब्लॉक से, इनके भी 15 से 20 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। एक करुणेश भट्ट जी हैं पाली से, इनके भी 15 से 20 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। ये नागेंद्र सिंह हैं पिपराइच से, इनके भी 10 से 15 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो प्रत्येक अनुदेशक अपने विद्यालय में उन बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवाने का कार्य करता है और आज उसी की परीक्षा है, तो बहुत सारे अनुदेशक उसी में व्यस्त हैं, इसलिए आज यहाँ संख्या थोड़ी कम हो गई है। हम लोग भी बच्चों को विद्यालय में बैठाकर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं।
10 बजे से परीक्षा प्रारंभ हुआ है। हम सभी लोगों ने बच्चों को विद्यालय में बैठाकर, परीक्षा केंद्र पे बैठाकर फिर यहाँ पे कर्मिक अनशन में आए हैं। 12 बजे तक हमारा कर्मिक अनशन चलेगा, फिर 1 बजे परीक्षा समाप्त होगी। हम सभी लोग उन बच्चों को लेकर फिर उनके घर पहुँचाएंगे। इतनी जिम्मेदारी सारे लोग, सारे अनुदेशक विद्यालय से बच्चों को लेकर आए हैं, और कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर चलकर आया है और एक एक बच्चों को विद्यालय में बैठाया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर्मिक अनशन भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो जिम्मेदारी मिला है उन नौनिहालों का भविष्य बनाने का, हम सोमवार से शनिवार तक उन नौनिहालों का भविष्य भी बनाते हैं, और उसके बाद जब रविवार को हमको टाइम मिलता है, एक छुट्टी का दिन है, इसमें हम 2 घंटे का कर्मिक अनशन करते हैं सर। क्योंकि नौनिहालों का, मेरी जिम्मेदारी, प्रत्येक अनुदेशक की जिम्मेदारी पहला है उन नौनिहालों का भविष्य बनाना, और उनका पहले हम भविष्य बनाते हैं, तब हम लोग रविवार को यहाँ आते हैं सर। चलिए, ये तो इस समय जो है पेपर चल रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ के शिक्षक बंधु हैं वो जो है अपने अपने सेंटर पर हैं, और जान लेते हैं यहाँ साथ में और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार शर्मा। कैसे जीवन यापन होता है? काफ़ी जो है कम सैलरी आप लोगों की है, अपने सर जीवन यापन तो सर इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि आज परिवार में मतलब ये स्थिति को लेकर के एक आर्थिक कला हम लोग का हो गया है, पारिवारिक कला हो गया है, और इस पारिवारिक कला से आज हम लोग जूझ रहे हैं। चूँकि हमारी एज 47 साल हो गई है, ओवर एज हो गए हैं, कहीं और फॉर्म भरने लायक भी नहीं है, तो कुल मिला जुला के हमारा यही सहारा है, और इस सहारा में लेकर के कहीं भी पारिवारिक सामंजस्य हम नहीं बैठा पा रहे हैं। और आज की डेट में आप समझ लीजिए मानसिक रूप से हम लोग विक्षुब्ध हो चुके हैं, मतलब तनावग्रस्त हैं, और तनाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। घर से स्कूल कितना दूर है आपका? मेरे घर से 16 किलोमीटर मेरा स्कूल 16 किलोमीटर है जी। रोज़ का खर्चा कितना आ जाता होगा स्कूल जाने में? सर 50 रुपया से 60 रुपया पर डे केवल पेट्रोल का लगता है। हाँ, यानी इस हिसाब से तो आपका लगभग 1500-2000 रुपये जी, 2000 रुपये, हाँ 2000 रुपये खर्च हो जाता है आने जाने में सर। बताइए, इतना कम है। आप कहाँ से आए हुए हैं सर? जी सर, मैं पिपराइच ब्लॉक से हूँ। पिपराइच से आए हुए हैं। आप भी अपना बताइए किस हिसाब से जो मैनेज करते हैं, और कितना दूर आपका स्कूल है? सर हमारा स्कूल हमारे घर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है, बहुत दूर तक तो। हाँ, और पर डे समझ लीजिए हम लोग का लगभग 100 रुपये का पेट्रोल जल जाता है। उसके बाद मान लीजिए आने जाने से लेकर के 9,000 रुपये में बताइए कैसे कोई अपना घर चलाएगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मांग कर चुके हैं कि सर हमारे लिए कोई ऐसी स्पेशल दुकान खुलवा दीजिए जहां 9,000 में पूरे घर का 1 महीने का खर्च चल जाए, या एक ऐसी लिस्ट बनाकर हमको दे दीजिए कि 1 महीने में हम गाड़ी से अपने स्कूल भी पहुंच जाए, पेट्रोल भी भरवा लें, अपने बच्चों की भी फीस भर लें, अपना घर भी चला सकें, और अपने जो दैनिक ज़रूरतें, बेसिक नीड जो हमारी है उसको हम पूरा कर सकें। एक लिस्ट बना दीजिए कि 9,000 में कैसे कैसे हम मैनेज करें। और आप ही बताइए, 10 साल में सब्र का फल हमारी ईमानदारी, हमारे काम का फल ये मिला है कि यह सरकार, जो पिछली सरकार ने हमारा मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 8,470 किया, इस सरकार ने वादा किया था आने से पहले कि हम आपका मानदेय 17,000 करेंगे, आपको नियमित करेंगे। 17,000 छोड़िए, नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है। जो पिछली सरकार ने हमारा 8,470 किया था उसको भी इन्होंने घटाकर वापस 7,000 पर कर दिया, और हमारे वेतन से इन्होंने उसकी रिकवरी भी की। ऐसा अत्याचार पूरे भारत के इतिहास में शायद ही आपने कभी सुना होगा कि किसी की सैलरी बढ़ने के बजाय घट जाए। उसके बाद आज 10 साल का दिन सर बीत गया, और 7,000 से हम मात्र 9,000 पर पहुंचे हैं, और महंगाई आप देख लीजिए कहां से कहां तक पहुंच गई है। तो ये थे शिक्षक बंधु लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो इनका वेतन है, सबका वेतन बढ़ता है लेकिन इनका वेतन जो है घट रहा है। कहाँ से आए हुए हैं सर? हम कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपराइच से आए, नागेंद्र सिंह मेरा अपने नाम। बारे में बताइए, और आपका स्कूल आपके घर से कितना किलोमीटर है? उसके बारे में। हमारा 25 से 30 किलोमीटर दूर है। पर डे 70 से 80 रुपये पेट्रोल जल जाता है, और इतने अल्प मानदेय में कैसे हम गुजारा करते हैं वो कहने की चीज़ नहीं है। सबको पता है 9,000 रुपया कोई वेतन नहीं है। एक दैनिक वेतनभोगी पर डे 400 से 500 रुपया प्राप्त करता है। हम लोग मजदूरों से भी बदतर स्थिति होती जा रही है। सरकार को अन्य राज्यों से सबक सीखना चाहिए कि 9 राज्यों में किस प्रकार से संविदा कर्मियों को नियमित की जा रही है। हम लोगों के लिए भी कम से कम नियमित नहीं कर रही है, तो न्यूनतम वेतनमान तो मिलना चाहिए, और नियमित कर क्यों नहीं सकती?
भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा है कोई भी वेतनभोगी संविदा कर्मी अगर 3 साल काम कर लिया तो वो परमानेंट हो सकता है, नियमित कर्मचारी बन सकता है। हम लोग तो पूरे 10 साल बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी जीवन बर्बाद कर चुके हैं परमानेंट नहीं हुए ना, और बच्चों की भी जीवन अधर में पड़ी हुई है। उनकी फ्यूचर को लेकर और तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए अब उच्च शिक्षा में अच्छी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से हम लोग व्यवस्था करेंगे? इतने अल्प मानदेय में गुजारा करना बहुत ही कष्टदायक है सर। एक आखिरी सवाल है, अब सरकार से क्या जो है अगला कदम है, डिमांड क्या मांग है, कैसे मतलब इस चीज़ को पूर्त कर रहे हैं आप लोग? सरकार से सर यही डिमांड है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार हम अनुदेशकों को हमारे ही पद पर हमारे विद्यालय में नियमित करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भारत सरकार हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय बना दी है। तो अब क्या सरकार को समस्या आ रही है? जब भारत की सरकार तैयार है, भारत की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आती है, उसमें कहा जाता है अनुदेशकों को नियमित करिए, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को क्या समस्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हम अनुदेशकों को नियमित करें, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में या जहाँ भी कोई भी कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, सरकार खुद गई है। हम लोग माननीय इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हम लोग माननीय डबल बेंच में नहीं गए, सरकार गई, और सरकार से अपील है कि वो सारे केस जो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है उसको वापस करे, और जो हमारा अधिकार है 17,000 रुपया, और 17,000 की क्या बात करनी, जब 24,000 इस देश के राजपत्र में 28 अगस्त 2017 को जब ये महामहिम के हस्ताक्षर से वो राजपत्र जारी हुआ है जिसमें न्यूनतम मानदेय या वेतन 24,000 है, तो भारत की सरकार हमको, उत्तर प्रदेश की सरकार 24,000 दे, और महिलाओं को अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की व्यवस्था करे, महिलाओं को CCL की व्यवस्था करे, हमको मेडिकल की छुट्टियां दे, हमारे लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था करे, हमारे लिए EPF की सुविधा दे। इन तमाम, और सबसे बड़ी जो समस्या है तो सर सबके लिए समान है। हाँ, लेकिन हम लोग को आयुष्मान कार्ड भी नहीं मिल रहा है सर। हम लोग का तो राशन कार्ड भी नहीं बनता है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनता है, EPF की सुविधा भी सरकार नहीं दे रही है, ना कोई मेडिकल है, केवल 10 छुट्टी। आप बताइए, केवल 10 छुट्टी में कोई अपना जीवन यापन कर पाएगा? केवल 10 CL हमको मिलता है, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं। हम बुखार लगेगा, हमको फीवर होगा, तब भी हम स्कूल जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट होगा तब भी हमको स्कूल जाना है, नहीं जाएंगे तो पैसा कट जाएगा। तो हमें कोई सुविधा नहीं है, केवल और केवल एक सुविधा है कि सरकार अत्याचार करेगी, सरकार हमारा शोषण करेगी, बाकी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है सर। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ये शिक्षक बंधु लोगों का जो परेशानी है काफ़ी जो है जटिल है। एक जो देश में मजदूरी करने वाला मजदूर होता है उसकी भी ज़िंदगी इससे काफ़ी जो है बेहतर होती है। ये तो इस देश के आन मान शान हैं, और इस देश के भविष्य को सुधारने वाले वह पिलर हैं जिनका इस दुनिया में बहुत ही योगदान होता है। और सर्वप्रथम जो इन्हीं का मान सम्मान होता है, माँ बाप के बाद से गुरु को ही जो है सर्व चीज़ जो है माना जाता है। लेकिन आज गुरु ही सड़क पर हैं, तो आप समझ सकते हैं इस देश की हालात क्या होगी और यह देश कहाँ पर जो है पहुँच रहा होगा। चलिए, तमाम इन खबरों को जो हम दिखा रहे हैं, खबर है पक्की पर, जो भी चीज़ें होंगी पूरी तरह से पक्की होंगी। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।